इधर फिल्म आदि पुरुष पर छिड़े विवाद के बीच फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर पर केस हो गया। उनके खिलाफ हरिद्वार के साधु संतों ने एक शिकायत दर्ज कराई। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म से जुड़े एक विवाद के मामले पर सुनवाई करते हुए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को फटकार लगाई और फिल्म के निर्माताओं समेत सेंसर बोर्ड को भी आड़े हाथ लिया। फिल्म पर मचे बवाल के बीच हरिद्वार में कुछ साधु संतों ने फिल्म के विवादास्पद डायलॉग और कहानी पर ऐतराज जताते हुए इसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, एक फैशन हो गया है। वहीं फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले में कोर्ट ने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश भी सुना दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चाय की थैलियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 2 लोगों को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया और उनके पास से करीब 41 किलो ड्रग्स बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक ये ड्रग्स म्यांमार से मंगवाए गए थे और पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने चाय की थैलियों में उन्हें छुपा कर रखा था। 10 करोड़ के ड्रग्स को दोनों आरोपी एक ट्रक में रखकर मणिपुर की राजधानी इम्फाल से दिल्ली ला रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर दोनों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक पिछले 5 साल से राजस्थान के जालौर के रहने वाले शैतान सिंह बिश्नोई नाम के ड्रग्स तस्कर के इशारे पर दिल्ली और राजस्थान समेत कई इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादी के पास से सुरक्षा बल को हथियार और गोला बारूद मिला। आशंका जताई गई कि इनका इस्तेमाल वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। मारे गए आतंकी का नाम आदिल मजीद लोन बताया गया, जो कुलगाम का ही रहने वाला था। यह आतंकी आदिल आतंकवादी संगठन अल बदर से जुड़ा हुआ बताया गया। मुठभेड़ में मारे जाने से ठीक पहले उसने ये बात खुद कबूल की। मैं अल बदर नामी तंजीम के साथ वाबस्ता था, उनके साथ काम करता था काफी टाइम से। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। इधर महाराष्ट्र के पुणे में दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसी वारदात अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन आसपास के लोगों की वजह से लड़की की जान बच गई और आरोपी को भी लोगों ने पकड़ लिया। पूरी घटना वहां लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें स्कूटर पर जा रही एक लड़की को बीच रास्ते में एक लड़का रोकता दिखा। इसके बाद उसने अपने बैग से धारदार हथियार निकाल लिया और लड़की पर हमला करने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए लड़की भागी तो आरोपी भी उसके पीछे हथियार लहराता हुआ दौड़ता दिखाई दिया। तभी आसपास के लोग लड़की को बचाने के लिए दौड़े तो आरोपी ने लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। त्याच्या पण ते जे वैद्यकीय आहे ते वैद्यकीय प्रक्रिया चालू आहे। बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी लड़की पर बात करने का दबाव बना रहा था और जब लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कोचिंग क्लास जाते समय उस पर हमला कर दिया। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस ने सरस्वती के मोबाइल से कई सुराग मिलने का दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपने लिव इन पार्टनर मनोज साने से रिश्ता तोड़ना चाहती थी। इस हत्याकांड में मनोज साने पर अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या करने और उसके शव के टुकड़ों को कुकर में उबालने का आरोप है, जिसकी जांच में मुंबई पुलिस ने मनोज साने की लिव इन पार्टनर सरस्वती के मोबाइल से कई अहम सुराग मिलने का दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके फोन के व्हाट्सएप चैट से ये जानकारी मिली कि वो मनोज से रिश्ता खत्म करना चाहती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26-27 मई को उसने मैसेज कर मनोज पर धोखा देने और विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया और साथ ही उससे रिश्ता खत्म करने की बात भी लिखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरस्वती ने मनोज को किसी दूसरी महिला के साथ फोन पर चैटिंग करते रंगे हाथ पकड़ लिया था। ये पूरा मामला उसकी हत्या से 7 दिन पहले हुआ था। उधर यूपी के रामपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। वहां कुछ लोगों ने बिजली विभाग के एक एसडीओ के साथ मारपीट कर दी। बताया गया कि वो अधिकारी बिजली के मीटर की रीडिंग लेने के लिए वहां गया था और जैसे ही वो वहां पहुंचे कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौज की। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखा कि एक आदमी ने बिजली मीटर की चेकिंग करने आए उस अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया और उनसे बदसलूकी करने लगा। साथ ही उसने उनसे धक्का मुक्की भी की और उन्हें धमकाने लगा। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने उस अधिकारी पर बिना किसी की मौजूदगी के घर में घुसने का आरोप लगाया, जबकि बिजली विभाग ने इन आरोपों को गलत करार दिया। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच जापान के एक अखबार ने दावा किया कि वहां की सेना जल्द ही स्टारलिंक के सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर देगी। स्टारलिंक दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जो कई सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करवाता है और 40 से ज्यादा देश स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करते हैं। और अब जापान की सेना भी इस सुपर स्पीड इंटरनेट सेवा से जुड़ जाएगी। जापान के मीडिया के मुताबिक मार्च महीने से ही वहां की सेना एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के संपर्क में है और स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के इस्तेमाल पर काम कर रही है। जापान अपने कुछ सैनिकों को अलग से इसके लिए ट्रेनिंग भी दे रहा है। 40 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर यूरोप के देश हैं।
जापान की फौज ने ये फैसला उस वक्त लिया जब चीन और उत्तर कोरिया से समुद्र में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। माना जा रहा है कि उसे समुद्र में बिछी तारों के काटे जाने का डर है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सेना के तो हाथ कटेंगे ही, पूरे जापान में कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। लेकिन स्टारलिंक के जरिए वो किसी भी तरह के हालात में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता रहेगा। उधर ब्रिटेन के न्यूज चैनल BBC ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके दावा किया कि चीन के जासूसी गुब्बारे जापान के ऊपर भी उड़े थे। जापान ने भी इस दावे की पुष्टि की और चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर जासूसी गुब्बारे छोड़े तो वो हवा में ही मार गिराए जाएंगे। चीन गुब्बारों के जरिए दूसरे देशों की जासूसी करने में लगा है। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ था जब जनवरी में अमेरिका ने बताया था कि चीन का एक गुब्बारा उसके आसमान में उड़ रहा है। मगर BBC ने दावा किया कि जापान के उत्तरी हिस्से के ऊपर चीन ने अपना एक गुब्बारा उड़ाया था करीब 2 साल पहले, सितंबर 2021 में। BBC ने चीन के उस गुब्बारे की तस्वीर भी जारी की। यानी चीन गुब्बारे के जरिए अमेरिका के साथ उसके दोस्त जापान की भी जासूसी करने में लगा था। अमेरिका और जापान पक्के दोस्त हैं और अमेरिका की सेना भी वहां बड़ी तादाद में तैनात है। ऊपर से चीन दोनों का दुश्मन है, इसलिए चीन के जासूसी करने के दावे में दम तो है। अमेरिका ने भी फरवरी में अपने आसमान में उड़ते चीन के गुब्बारे को जासूस बताकर शूट कर दिया था, मगर चीन इस दावे को नकारता रहा। उसका कहना है कि अमेरिका के ऊपर उड़ने वाला उसका गुब्बारा मौसम की जानकारी जुटा रहा था, न कि जासूसी कर रहा था। इधर दिल्ली में बिजली के दाम में करीब 10% तक बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक लिया। जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने दावा किया कि बिजली के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई केवल बिजली पे नहीं है, महंगाई का ये बिजली पे जो दरें बढ़ी उसका असर सीधा महंगाई पर होगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार से बिजली के दाम में बढ़ोतरी के इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को जान से मारने की धमकी मिली, जिसे लेकर उन्होंने मुंबई की कोलाबा पुलिस से इसकी शिकायत की। वहीं अबू आजमी ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया और आरोप लगाया कि उन्हें फोन और व्हाट्सएप के जरिए एक अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने 2 फोटो भी शेयर किए जो उनके मुताबिक आरोपी ने उनको व्हाट्सएप पर भेजे थे, जिसमें उनके फोटो के साथ खून से सना एक चाकू और एक पिस्तौल नजर आई। साथ ही उन्होंने मैसेज में 3 दिन में जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। इसके बाद अबू आजमी ने मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मामले पर संज्ञान लेने को कहा। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक मदरसे के मौलाना को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी कारी मोहम्मद अहमद नाम के उस मौलाना ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा का रेप किया, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने रेप के आरोपी मौलाना कारी मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कानपुर के एक मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा का रेप किया गया। साथ ही आरोप है कि उसने वारदात का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी। ये भी आरोप है कि उस छात्रा को धमकाकर उसने दूसरी बार भी रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उस छात्रा के परिवार वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कृत्य किया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल को बहुत बड़ा झटका दे दिया। उसने ऐलान किया कि वो इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में विज्ञान और तकनीक से जुड़ी उसकी रिसर्च की फंडिंग नहीं करेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए फैसला लिया था कि अमेरिकियों के टैक्स का पैसा विवादित इलाकों में भी इजराइल की रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो बाइडेन की सरकार ने ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया और ऐलान किया कि वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स में इजराइल के जितने भी संस्थानों को रिसर्च के लिए फंडिंग मिल रही है वो रोक दी जाएगी। ये तीनों वो इलाके हैं जिन पर इजराइल ने 1967 की जंग जीतने के बाद कब्जा कर लिया था। अमेरिका शुरुआत से इजराइल के साथ फिलिस्तीन के भी एक आजाद देश बनने के हक में रहा है, लेकिन ट्रंप का फैसला अमेरिका की इस नीति के खिलाफ था, इसलिए अमेरिका ने उसे पलट दिया। मगर इस बात पर इजराइल भड़क गया। उसके विदेश मंत्री ने अमेरिका के इस कदम को गलत ठहरा दिया। इस बीच ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने दावा किया कि ईरान के दुश्मन उसका वही हाल करना चाहते हैं जो उन्होंने सीरिया का किया। सीरिया ईरान का दोस्त है और बीते 12 साल से वहां सरकार और विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग में वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसलिए IRGC के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने सीरिया की बर्बादी का डर दिखाकर अपनी फौज को ईरान के दुश्मनों के खिलाफ गुस्से से भरने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ईरान के दुश्मनों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ईरान के दुश्मन तो अमेरिका और इजराइल ही हैं और अमेरिका और इजराइल दोनों सीरिया के गृह युद्ध में कूदे भी हुए हैं। अमेरिका सीरिया में ISIS से लड़ने के लिए सरकार के विद्रोहियों की मदद ले रहा है और इजराइल भी सीरिया पर आए दिन हमले करता रहता है, क्योंकि ईरान ने सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए अपने लड़ाके वहां उतारे हुए हैं।